प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह शैक्षिक नवाचार यूनिट के अपने लास्ट लेक्चर के आगे जो कुछ बिंदु रह गए थे उन प्रमुख बिंदुओं में शैक्षिक संस्थानों हेतु नवाचारी विकास के तत्व, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व विषय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ बी अटेंटिव। यहाँ पे इन 4 बिंदुओं को मैंने संकलित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रथम है शैक्षिक संस्थानों हेतु नवाचारी विकास के तत्व, द्वितीय है शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र और तृतीय है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता और अंतिम है महत्व। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम प्रथम बिंदु को लेते हैं, जिसको मैंने एक फिगर के थ्रू ड्रा किया है कि शैक्षिक संस्थानों हेतु जो नवाचारी विकास के प्रमुख तत्व हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं। यहाँ पे हमने शैक्षिक संस्थानों का नवाचारी विकास के साथ साथ उसके 8 बेसिक कंपोनेंट को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें सर्वप्रथम है कर्मचारियों का विकास। कर्मचारी किसी भी व्यवस्था के प्राइमरी पार्ट्स होते हैं या बेस होते हैं। बिना इनके वो संस्था या वो व्यवस्था रन नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में हमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी मल्टी डायमेंशनल हैं या नहीं। यदि नहीं हैं तो उनको बनाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट के बिना कोई भी व्यवस्था रन नहीं कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम देख रहे हैं कि इस समय बाउंड्रीज ब्रेक हो रही हैं और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकास की दिशा में और आगे बढ़ रही है, वैसे ही व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की दूरी ख़त्म हो रही है। आज के टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी दूर देश में, दूर स्थान पे कुछ भी नया घटित होता है तो बाय द इंटरनेट हम सारी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। हमारी पहुंच के लिए सारी चीज़ें आज सहज हो गई हैं। इस तरीके से कोई चीज़ यदि हम टेक्निकली डेवलप करते हैं तो हमारे यहाँ से किसी दूर देश में चली जाती है, दूर देश में डेवलप होती है तो हमारे यहाँ आ जाती है। आज के टाइम पे इस टाइप की जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत सहज हो गई हैं, तो इसका विकास, इस आयाम का भी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रक्रिया का विकास, आर्थिक विकास, क्योंकि शैक्षिक संस्थानों का नवाचारी विकास जो है प्रमुख बिंदु है और उसमें जो संपन्न होती है वो शैक्षिक प्रक्रिया ही होती है, वो सहज हो या असहज हो। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेस प्रोसेस, क्योंकि इसी के लिए तो सब कुछ संपन्न किया जा रहा है। तो उसके प्रत्येक आयामों को हमें गौर करना पड़ता है। आर्थिक विकास बिना इकोनॉमिक सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक और शोध कार्यों का विकास, क्योंकि लगातार प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नई नई डिवाइसेस, नई नई स्ट्रेटेजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। जिसके पास नहीं है वो पीछे है। इस हेतु लगातार शोध कार्य संपन्न कराए जाते हैं। रिसर्च विंग्स बनाई गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट डेवलप किए गए हैं, ताकि जिस भी क्षेत्र में बढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में नीड है, जैसे आज कोरोना में की दवा की नीड है तो कोरोना की मेडिसिन के लिए कितने लेबोरेटरीज़ में वर्क चल रहा है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी के लेवल पे संगठनात्मक विकास। बिना संगठन के, बिना परस्पर सहयोग के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। कोई इंडिविजुअल तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब हम बात करें इंडिविजुअल से आगे जाने की तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन तभी रन करता है जब उसके सभी कर्मचारी, उसके सारे स्टेक होल्डर्स आपस में कोऑपरेशन की अवस्था में हों। तो इस प्रकार के विकास भी बेसिक कंपोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। यहाँ पे हमने 7 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र किया है, जिनमें प्रथम को रखा है शिक्षा नीतियों के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उपयोग कर मूल्यांकन। परंपरागत शिक्षण में जहाँ तक हमारा ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि एक व्यवस्था होती थी जिसमें शिक्षक केंद्रित पूरी शिक्षा रहती थी। जब हम स्कूल एजुकेशन के पार्ट थे तो हम देखते थे कि एक टीचर ही पूरा करियर डिसाइड करता था। साथ में जहाँ तक भूमिका होती थी कुछ शिक्षकों की होती थी। एक विद्यार्थी क्या लर्न करेगा, क्लासरूम में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये होती थी कि जो उसके अभिभावक होते थे, जो उसके मार्गदर्शक होते थे, जो उसके शिक्षक होते थे, वो उसको निर्देशित करते थे
और सपोर्ट करते थे कि तुम्हें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आज हम उस प्रतिमान से बाहर निकले हैं। पैराडाइम शिफ्ट की अवस्था में हम टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे आ गए हैं। आज एक जो बच्चा होता है स्कूल एजुकेशन में जब जाता है तो वो बिल्कुल जीरो से नहीं जाता। उसके पहले उसके अभिभावकों से, अपने अभिभावकों से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने रिलेटिव्स से, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी से वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। जब वो विद्यालय में पहुँचता है तो टीचर्स जो होते हैं वो उसको जीरो से कंटिन्यू नहीं करते। कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ उसकी लाइफ का जो पैटर्न रन करने के पहले उसके पास कुछ न कुछ नॉलेज होती है। जैसे कि हम देखें कि आजकल के बच्चे टेक्निकली मोबाइल चला लेते हैं, टीवी को रन करा लेते हैं, उनके जो सीरियल्स आते हैं उन पे बहुत फोकस करते हैं, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं। तो इस तरीके से आज वो जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट था टेबल राजा वो ब्रेक हो गया है। तो ऐसी अवस्था में उसकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, उसके स्थानीय समुदाय का उसमें क्या योगदान रहा है, उसके परिवेश में कौन कौन से उसके रिसोर्सेज थे, उनका कैसे उपयोग हुआ है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका हो गई है। ऐसी अवस्था में जब विद्यार्थी एक बच्चा जब बच्ची विद्यालय में पहुंचती है तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए एक टीचर के द्वारा प्रॉपर। और इस प्रकार के इवैल्यूएशन में हम परीक्षा से मूल्यांकन पर पहुंच गए हैं। परीक्षा जो पुराना टर्म था, जो मूल्यांकन BS ब्लूम का जो कॉन्सेप्ट आया था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसने मूल्यांकन को पे बहुत बल दिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम जहां शिक्षा प्रक्रिया में घटित घटनाओं के उद्देश्य और मैं कहें कि उसके यथार्थ निहितार्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहें तो ये एक जो एरिया है शैक्षिक नवाचार का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। और शैक्षिक नवाचार की प्रक्रिया में इसके प्रत्येक आयाम पे हमें फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे और भी परिवर्तन की, और भी सकारात्मक परिवर्तन की, और भी सुधारात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना स्थल की गतिविधि। हम यदि नोटिस करें कि प्रार्थना स्थल क्या है, जब हम अपने शैक्षिक संस्थान में जाते हैं और वहाँ पे अपनी शिक्षा प्रक्रिया को कंटिन्यू करने के पहले जो सर्वप्रथम स्टेप फॉलो अप करते हैं वो प्रार्थना होती है। आजकल हो या पहले हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होता था जहाँ पे प्रार्थना ना होती हो। प्रार्थना की परिस्थिति में हम वहाँ पे किन एक्टिविटीज़ को मेज़र करते हैं, मीन्स टीचर किन एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करते हैं, मीन्स विद्यार्थी की ड्रेस कोड क्या है, मीन्स विद्यार्थी ने हाइजीन पे कितना फोकस किया है, मीन्स उसकी प्रार्थना स्थल की रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे प्रॉपर ढंग से फॉलो अप कर रहा है। ये भी एक शैक्षिक नवाचार का आयाम है। मीन्स क्या है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास के लिए हमें एक शिक्षक को या एक सिस्टम को ये भी फोकस करना है कि वहाँ पे जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में किन किन एक्टिविटीज़ को, किन किन एक्शंस को फॉलो अप कराया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यगामी क्रियाकलाप। पाठ्यगामी क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं जो करिकुलम के साथ साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को बल देते हैं, जिनमें खेल है, जिनमें खेल के अलावा वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, नाटक है, संगीत है, और इस टाइप की बहुत सारी जो भी क्रियाएं हो सकती हैं जिनसे वो अपने क्लासरूम डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ सके, इमोशनल डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ सके, ताकि वो अपने पीर ग्रुप्स के साथ एक कोऑपरेशन का भाव डेवलप कर सके, अपने सिस्टम के प्रति संवेदनाएं डेवलप कर सके। कुछ ऐसी भी क्रियाएं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी कंटेंट आधारित लर्निंग से निकलकर या कंटेंट आधारित लर्निंग के साथ साथ जो और भी बहुत सारे आयाम जिसमें समाज, राजनीति,
और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और इस प्रकार कहें कि शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक रूप से सक्षम हो सके, उन सारे के सारे आयामों पे फोकस करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता पे इस समय बहुत बल दिया जा रहा है। कक्षा शिक्षण के साथ साथ इस समय क्लासरूम में सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड नहीं रह गया है। इस समय यदि हम देखें कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है जहाँ पे अभिभावक शिक्षक संघ हो या माता पिता के शिक्षक के साथ शिक्षकों का क्या बोलते हैं बैठकें हो रही हों विद्यालयों में, या समुदाय विशेष के कुछ प्रमुख लोगों के कि विद्यालय की जो समिति है उसमें एज ए सदस्य के रूप में भूमिका हो। जैसे ग्राम संसाधन समूह हैं या ब्लॉक संसाधन समूह हैं, जिला संसाधन समूह हैं, जैसे बीआरसी, वीआरसी या डीआरसी जैसे संगठन बनाए गए हैं, जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर ना रहे, समुदाय के लोगों पर भी रहे। इस प्रकार ताकि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सिर्फ सरकार केंद्रित ना रह जाए, क्योंकि जो शिक्षा संस्थान होते हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे होते हैं वो समाज के होते हैं, व्यक्ति विशेष के होते हैं, ना कि सरकार के होते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ व्यक्ति विशेष की भी जिम्मेदारी बढ़ती है। इसीलिए नवाचारी व्यवस्थागत परिवर्तनों के अंतर्गत नई जो व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ पे आम जनमानस की भूमिका को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन है, हम अभी जस्ट मैंने बात की कि जो शिक्षक अभिभावक संघ हों या वीआरसी हों, बीआरसी हों, इस टाइप के कोई भी सेंटर हों जहाँ पे समूह विशेष की सहभागिता मीन्स स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इसी तरीके से आज के टाइम पे विद्यालय प्रबंधन ग्राम शिक्षा समिति को गठित करके विद्यालय प्रबंधन को और मजबूती प्रदान की गई है, जहाँ पे शिक्षक केंद्रित ना रह के शिक्षक केंद्र से हट के थोड़ा सा आम जनमानस के उत्तरदायित्व का विषय भी बन गई है। इस समय विभिन्न अध्यादेशों के द्वारा या कानून के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। इसका प्रमुख दायित्व होता है कि विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय में टाट पट्टी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था या मिड डे मील कैसे चल रही है स्कूल एजुकेशन में, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है, गणवेश क्या है, विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं उनका रखरखाव कैसा चल रहा है, इसके ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख दायित्वों के रूप में सामने आया है। इस प्रकार हम कहें तो विद्यालय का जो प्रबंधन है सिर्फ शिक्षक केंद्रित ना होके आज के टाइम पे विद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक स्टेक होल्डर का एक दायित्व हो गया है। यदि वहाँ के जो प्रमुख भूमिका में हैं स्टेक होल्डर जैसे शिक्षक हैं या संगठन के एक तो सदस्य हैं, यदि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि संस्थान एक सार्वजनिक संस्थान होता है, और तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से उसके बारे में कोई पॉजिटिव धारणा रखता है, कॉन्सेप्ट रखता है, तो परसेप्शन रखता है, तो वो उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सकता है और उसको शिकायत कर सकता है और वहाँ पे लीड रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ रख रहे हैं विषयगत कक्षा शिक्षण समसामयिक दृष्टांत। विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक उनकी पाठ्य सामग्री तो है ही, साथ में एक विषय ये आता है कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, एक शिक्षक टीच कर रहा होता है, यदि शिक्षक किसी कंटेंट को तत्कालीन परिस्थितियों में घट रही घटनाओं से संबद्ध करके पढ़ाए तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता है, ग्रो करता है। जैसे
किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ उसको लिंक कर दे या तत्कालीन किसी घटनाक्रम के साथ लिंक कर दे, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऐसी अवस्था में कक्षा शिक्षण और भी प्रभावी हो जाता है। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हम रख रहे हैं, लैब एरिया। लैब एरिया एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया है। जैसे अक्सर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मेंटर। हमारे डाइट के शिक्षकों को भी मेंटर बना के बाहर भेजा जाता है। होता क्या है कि क्षेत्र विशेष के कुछ संस्थानों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ब्लॉक के कुछ विद्यालयों को सेलेक्ट कर लिया गया और जैसे 15-20 कुछ भी विद्यालय रैंडमली सेलेक्ट किए कि उसका बर्डन बहुत ज़्यादा ना पड़े, और उन सारे शिक्षकों को एक समूह बनाया गया और मीन्स एक कमेटी टाइप में बनाई गई, जिसका डिसाइड किया गया कि जो जिला विद्यालय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हमारी डाइट है, उसका जो एक प्रवक्ता होगा वो उसका मेंटर बना दिया गया। तो अब वो प्लान किया जाएगा कि सब मिल के बैठ के किसी एक टीम के तहत ये डिसाइड करेंगे कि इन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलाई जाए, ताकि हम इन संस्थानों के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी अधिगम प्राप्त कर सकें। तो ऐसी अवस्था में ये होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट मैप तैयार किया जाएगा, एक पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके अधीन जो शिक्षक होंगे वहाँ पे उन बच्चों को टीच करने का प्रयास करेंगे। उसके अनुसार सप्ताह में या 15 दिन में पाक्षिक रूप में यह डिसाइड किया जाता है कि वह मेंटर एक निश्चित समय पे जाके उन बच्चों का निरीक्षण करेगा, उन बच्चों की परीक्षा लेगा, मूल्यांकन करेगा कि वो बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। यदि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो प्रयास करेगा कि जो पूरी की पूरी टीम बनाई गई है आपस में बैठ के उन समस्याओं को सुलझाएं, ताकि बच्चों का अधिगम और भी प्रभावी हो सके। तो इस प्रकार से जो नया ये कॉन्सेप्ट ड्रा किया गया है, ये नवाचार का लैब एरिया कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसके आगे अग्रिम बिंदु पे मैंने रखा हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है शैक्षिक नवाचार की। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे नंबर 1, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली। इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि जो शिक्षा प्रणाली है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हो सके। मीन्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और रिसर्च बढ़ रही हैं उसी तरीके से शिक्षा प्रणाली भी ग्रो कर सके, मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम विकास हो सके, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और उसका मात्रात्मक प्रसार हो सके, परिवर्तनशील समाज के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप और विकसित हो सके, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शिक्षण प्रविधियों में मशीनों एवं संचार साधनों का उपयोग हो सके, सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके, शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी पाठ्यचर्या में नूतन विषय सामग्री सम्मिलित की जा सके, बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, सामाजिक विकास को जीवंतता प्रदान करने के लिए तथा विकास की गति को बनाए रखने हेतु नवाचार की बहुत ही महती आवश्यकता है। शैक्षिक नवाचार का महत्व क्या है? शैक्षिक नवाचार में शैक्षिक संरचनाओं तथा अंतर्वस्तु का नवीनीकरण किया जाता है। मीन्स क्या है, इस शैक्षिक नवाचार की प्रक्रिया में जो व्यवस्था चल रही है उन शैक्षिक संरचनाओं का नवीनीकरण होता है, उसके पास जो कंटेस्ट है, जो उसकी अंतर्वस्तु है, उसका नवीनीकरण किया जाता है। क्योंकि व्यवस्थागत परिवर्तनों में जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन समय के अनुसार बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षा प्रक्रिया का दिशाबोध प्रदान करता है शैक्षिक नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कितने बदलाव हो रहे हैं, कोई विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है तो उससे प्रेरणा लेके कुछ जो उसके इनिशिएटिव्स हैं अपने संस्थान में भी कंटिन्यू किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो दिशाबोध प्राप्त होता है वो शैक्षिक नवाचार का प्रमुख पार्ट है। शैक्षिक व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली को जीवंत बनाए रखता है ये शैक्षिक नवाचार।
शैक्षिक नवाचार सार्वभौमिक स्वरूप में शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक जूम ऐप आया है, गूगल ऐप है, जहाँ पे हम ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चला सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू वन वे क्लासेस चला सकते हैं। तो ये सभी की पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। शिक्षा की गुणात्मक उन्नति एवं प्रसार इसके माध्यम से संभव है। अंततः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नवाचार तकनीकी का मैक्सिमम प्रयोग करके, स्ट्रेटेजीज़ का, पॉलिसीज़ का मैक्सिमम प्रयोग करके हर इंडिविजुअल को एजुकेशन सुलभ कराने का एक बेहतरीन साधन है। यदि इनोवेशन को यूटिलाइज किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने को स्टैंड कर सकते हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे शिक्षक आगे बढ़ सकते हैं, हम लीड कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार हमने समझने का जो प्रयास किया इन प्रमुख बिंदुओं को, और मुझे लगता है कि इस प्रकार शैक्षिक नवाचार जो हमारा 5वां यूनिट था वो कंप्लीट होता है। और थैंक यू। इन सब लेक्चर्स के पे मैंने जो बनाने का प्रयास किया था, हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हुई हो। फ़िलहाल आप उसको बृहद कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के लर्निंग का भी इनिशियल स्टेज था। इसके पहले लेक्चर मेथड के द्वारा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर मेथड के द्वारा हमने भी टीच करने का कभी प्रयास नहीं किया था। फ़िलहाल जो भी लेक्चर्स हमने डेवलप किए उनमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है अंततः। और फ़िलहाल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बेस्ट विशेस। और आगे हम प्रयास करेंगे कि कुछ टेक्स्ट पेपर डेवलप किए जाएं ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा, और उनको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगेन।